Hi there, hope you are doing fine. आज हम करेंगे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के स्टैंजा 26 to 29। इसके पहले के स्टैंजा 1 to 25 भी मैंने अपने चैनल पर अलग अलग वीडियोस में अपलोड किए हैं। यू कैन वॉच दैट। सो लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज स्टैंजाज। लेट्स रीड स्टैंजा 26। There are at the foot of yonder nodding beech that wreathes its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch, and pour upon the brook that babbles by. लास्ट स्टैंजाज में हमने पढ़ा था कि पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे कोई गांव वाले या फिर गांव वाला इंसान पोइट के बारे में डिस्कस करते होंगे। तो इस स्टैंजा में भी वही है। फर्स्ट लाइन में पोइट कह रहे हैं कि वो उनके बारे में कहते होंगे कि वहाँ पर देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच, बीच ट्री होता है तो वो हिलता है, तो नॉडिंग है ना, उसके फुट पर यानी उसके नीचे, वहाँ पर सेकेंड लाइन दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, जिसकी रूट्स बहुत ट्विस्टेड है। रीड मतलब गोल गोल बनाना, ओल्ड है बहुत ज़्यादा, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना वैसे ही, और वो हाई भी है यानी ब्रांचेस से भी रूट्स लटकने लग जाती है ना बहुत पुराने पेड़ों के, तो वैसा ही एक पेड़ है। तो उस बीच ट्री के नीचे थर्ड लाइन में हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच। लिस्टलेस लेंथ मतलब जो उनकी बॉडी है जिसको ज़्यादा होश नहीं है, मतलब बेफिक्री में, वो नून में शाम के टाइम पे उसके नीचे लेट जाते थे। स्ट्रेच मतलब लेट जाना, बीच ट्री के नीचे पोएट लेट जाते हैं। एंड पोर अपॉन द ब्रुक दैट बैबल्स बाय, जो ब्रुक यानी छोटी सी नदी जो कि बगल से होकर से आवाज़ करते हो जाती है, जब नदी की आवाज़ को बैबलिंग भी कहते हैं, और उसको देखते थे। पोर मतलब देखना, घूरना। लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 27। हार्ड बाय yon wood, now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would rove, now drooping, woeful wan, like one forlorn, or crazed with care, or crossed in hopeless love. पोइट का ही डिस्क्रिप्शन है। क्लोज बाय yon wood, now smiling as in scorn, उस वुड के यानी उस फॉरेस्ट के पास स्माइल करता था वो, जैसे कि थोड़ा डिसअप्रूवल हो। स्कॉन मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना है, डिसअप्रूवल, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, उसमें वो स्माइल करता था। मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज ही वुड रोव, मटरिंग मतलब बोलना, धीरे धीरे ना मटर करते हैं, जब बुदबुदाते हैं कुछ तो उसे मटरिंग कहते हैं। उसकी जो फैंसीज थी, इमेजिनेशंस थी, उनको बोलते बोलते रोविंग करता था, घूमता था। और वेवर्ड मतलब स्टबन, ज़िद्दी जो फैंसीज थी ना, मतलब जो किसी का पैशन होता है उनके बारे में बुदबुदाता रहता था, वो घूमता रहता था। नाउ ड्रूपिंग वोफुल वॉन लाइक वन फॉरलॉर्न, लेकिन अब वो कैसा है? ड्रूपिंग है, झुका हुआ है, दुखी है, और पेल सा पड़ गया, या फिर अब होता है ना कि किसी की चेहरे की चमक चली जाती है, उसे वार्निंग कहा गया है। और जैसे कि वो कोई अकेला हो, और क्रेज्ड विथ केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, ऐसा लगता है कि दुनिया की दिक्कतों ने, जो केयर, चिंताओं ने उसको बहुत ज़्यादा पागल सा कुछ कर दिया है, या फिर उसको अनरिक्विटेड लव, ऐसा लव जिसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, वापस नहीं मिला हो वो लव उसे, उसमें वो डिसअपॉइंटेड रहता है। ये सब पोइट के डिस्क्रिप्शन है, जो कि पोइट बता रहे हैं कि गाँव वाले उनके बारे में बात करते होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा 28। One morn I missed him on the customed hill, along the heath and near his favourite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. अब गाँव वाला पोइट को डिस्क्राइब करते हुए कह रहा है कि वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, मैंने एक सुबह, मॉर्न मतलब सुबह, मैंने उसे कस्टम्ड हिल, जो उसका हिल था जहाँ पर वो रेगुलरली जाता था, वहाँ पर उसे नहीं देखा। अलॉन्ग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, मतलब जहाँ पर जो फील्ड्स होती हैं ना, हीथ मतलब फील्ड्स है, रफ फील्ड्स जो होती हैं, और उसका फेवरेट ट्री था, उसके पास भी नहीं दिखा वो। अनदर केम नॉर येट बिसाइड द रिल, अनदर केम मतलब क्या? मॉर्निंग, अगला दिन आ गया, अगली सुबह आई, लेकिन वो रिल यानी एक पतली सी नदी के पास भी नहीं मिला जहाँ पे वो रहता था। नॉर अप द लॉन नॉर एट द वुड वॉज ही, ना वो लॉन पे था यानी गार्डन से में था, ना ही फॉरेस्ट के पास था वो। मतलब पोइट उससे कहीं भी नहीं दिखा गांव वाले को। पोइट खुद को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि गांव वाले को दिखना वो एक दिन बंद हो गए।
Let's read the next stanza, stanza number 29. The next with dirges due in sad array, slow through the churchway path we saw him borne. Approach and read, for thou canst read the lay, graved on the stone beneath yon aged thorn. अब गांव वाला क्या बता रहा है कि द नेक्स्ट विद डर्जेस ड्यू इन सैड एरे. नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग. 2 दिन तक तो 2 मॉर्निंग्स तक तो दिखे नहीं पोएट, लेकिन जो थर्ड मॉर्निंग थी उसमें वो दिखे. सैड सॉन्ग्स थे, फ्यूनरल सॉन्ग्स जो होते हैं ना, डर्जेस वो थे. और प्रोसेशन मतलब जो रैली टाइप की निकाली जाती है ना, अब कोई मर जाता है, वो दिखे. वो सैड थे, बहुत दुखी थे. स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सॉ हिम बॉर्न. और चर्च वे का जो पाथ था, चर्च में ले जाके, ग्रेवयार्ड तो चर्च में ही है ना, जिसके बारे में ये पोयम है, वहाँ पर लौट के पोयम हमारी आ रही है अंत होते होते. और चर्च की ओर उनको पाथ पे ले जा रहे थे. बॉर्न मतलब लेकर जाना, पकड़ कर ले जाना है. अप्रोच एंड रीड फॉर दाउ कांस्ट रीड द ले. वो कह रहे हैं गाँव वाले कि आओ, अप्रोच और रीड, पढ़ो, क्योंकि ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि तुम पढ़ सकते हो. अभी तक हमने इस पूरी पोएम में क्या पढ़ा था कि गांव वाले एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे गांव वाले क्या कह रहे हैं कि आओ, तुम आओ और पढ़ो द ले. ले मतलब सॉन्ग, वो सॉन्ग पढ़ो जो कि उसके ग्रेव स्टोन पे, क्रिश्चियंस में ग्रेव स्टोन्स होते हैं ना, जो कि हर ग्रेव के ऊपर लगे होते हैं, उस पर एनग्रेव्ड है, उस पर कार्व्ड है, वो वाला सॉन्ग तुम पढ़ो. और वो किसके नीचे है? एजेड थॉर्न, एक मतलब एक झाड़ी सी है बहुत पुरानी, उसके नीचे वो स्टोन लगा हुआ है. तो यहाँ पर देखिए, एक गांव वाला इंसान हमको कह रहा है, रीडर्स को कह रहा है कि आओ, उसके ग्रेवस्टोन पे जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ो. तो ग्रेवस्टोन पे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिटैफ. तो इस पोएम में भी एक हेडिंग है द एपिटैफ. उसके अंदर 3 स्टैंजाज हैं कि ग्रेवस्टोन पर पोइट के क्या लिखा होगा, वो 3 स्टैंजाज और हैं. देन दिस पोएम वुड बी कंप्लीटेड. लेट्स डू द एपिटैफ नाउ. फर्स्ट स्टैंजा. Here rests his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown. Fair signs frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. जो एपिटैफ है वो कह रहा है कि यहाँ पर उसका सर रखा हुआ है अर्थ की गोदी में. जो ज़मीन होती है उसका सर वहाँ पर रेस्ट कर रहा है, यानी ज़मीन के अंदर. लैप ऑफ अर्थ यानी अर्थ की जो गोद है उसमें. A youth to fortune and to fame unknown. वो एक ऐसा जवान इंसान था जो कि फॉर्च्यून यानी वेल्थ और फेम उसके लिए अननोन था. वो नहीं जानता था ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शोहरत, पैसा, ये सब क्या होता है उसे नहीं पता था. फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ. जो फेयर साइंस यानी एजुकेशन, फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ मतलब क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से था, बहुत ज़्यादा एजुकेशन और पैसा नहीं था उसके पास, तो फेयर साइंस ने भी उसकी चिंता नहीं की, यानी एजुकेशन उसको कभी मिली नहीं. एंड मेलनकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन. और जो दुख था उसने उसको मार्क कर रखा था अपने लिए, यानी उसकी लाइफ दुख से भरी हुई थी. लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. लार्ज वॉज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर, हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट. He gave to misery all he had, a tear. He gained from heaven, it was all he wished, a friend. किसी का एपिटैफ उस इंसान को डिस्क्राइब करता है, तो पोइट का एपिटैफ उनको डिस्क्राइब करते हुए कहता है, लार्ज वॉज हिज बाउंटी. उसके जो गिफ्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़े थे, और उसका सोल बहुत सिंसियर था, बहुत सच्चा था. हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट. और हेवन ने उसको कई सारे रिकम्पेंस भी किया, कई सारी चीज़ें दी भी थी कंपनसेशन की तरह. भले ही वो गरीब था, हम्बल बैकग्राउंड से था, लेकिन कंपनसेशन की तरह उससे ज़्यादातर चीज़ें, कई सारी चीज़ें दी थी. ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड अ टीयर. और जो पोइट था, जो यहाँ पे इंसान गड़ा हुआ है, ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड अ टीयर. और उसने मिजरी को सब दिया अपना, जो सब उसके पास था. उसके पास क्या था? एक टीयर था, वो उसने मिजरी को दिया, यानी दुख को उसने अपना आंसू दिए. ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल ही विश्ड अ फ्रेंड. और उसे हेवन से, भगवान से क्या मिला? और वही मिला जो वो चाहता था, एक फ्रेंड मिला उसको. यानी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तब भी उसे दोस्ती मिली ज़िंदगी में. भगवान ने उसकी ज़िंदगी की कमियों को भरा थोड़ा, दोस्ती देकर उसको. नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, और लास्ट स्टैंजा है इस पूरी पोएम का.
No farther seek his merits to disclose, or draw his frailties from their dread abode. There they alike in trembling hope repose, the bosom of his father and his God. हम सबसे कहा जा रहा है कि अब आगे, इसके आगे उसकी मेरिट्स यानी उसकी जो अच्छी बातें थी, जो पोइट था, वो डिस्क्लोज़ मत करना, बताना मत, ना डिस्कस करना. और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज़ फ्रॉम देयर ड्रेड अबोड, या फिर उसकी जो वीकनेसेस थी, जो कमियां थीं, उनको उनके ड्रेड अबोड से निकाल कर वापस लाना. यानी ड्रेड अबोड मतलब होता है घर. ड्रेड अबोड यहाँ पे डेथ, यानी जो अब वो मर चुका है उस जगह से उसकी कमियां को, कहते हैं ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा वो सेंस है कि उसकी कमियों को वापस से फिर रिकाउंट मत करना. देयर दे अलाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, क्योंकि वहाँ पर कमियाँ और अच्छाइयाँ बिल्कुल सेम हो चुकी हैं. डेथ के बाद ना कमी कुछ रह जाती है, ना अच्छाई कुछ रह जाती है, सब एक जैसा हो जाता है. तो बस वो वहाँ पर ऐसे ट्रेम्बल, ऐसे काँपते हुई होप में पड़ी हुई हैं, बस वहाँ पे रखी हुई हैं डेथ के पास. द बूजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, और किसके पास? बूजम मतलब चेस्ट, सीना यानी दिल. किसके? फादर एंड हिज गॉड, जो गॉड हैं, जो कि उसके पिता समान है, उनके सीने से लगी हुई ये सब चीज़ें रखी हुई हैं. कि अब वो जो पोइट है वो किसके पास है? गॉड के पास है. तो ना कोई उसकी कमी डिस्कस करो, ना अच्छाई डिस्कस करो, क्योंकि वो अब डेथ ने सब कुछ एक जैसा कर दिया है. So that was our very long but very very beautiful poem, Elegy written in a country churchyard. I hope मेरे वीडियोस से आपको हेल्प मिली होगी. एंड अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ ऐड कर सकती हूँ, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. साथ में कोई क्वेरीज़ या क्वेश्चंस भी आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट. अगर ये हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Goodbye and take care. And all the best if you have an exam.